जहां आज हम मोबाइल की स्क्रीन पर अपने हर कदम की गिनती देखते हैं, कभी एक ऐसा आदमी भी हुआ जिसने न स्मार्टफोन देखा, न स्मार्ट वॉच। उसने न जीपीएस का नाम सुना, न सैटेलाइट की रोशनी जानी। फिर भी उसने हिमालय के दुर्गम दर्रों से होते हुए हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा की, अपने हर कदम की सटीक गिनती की और उन कदमों से एशिया की पीठ पर दुनिया का नक्शा बदल दिया। उस आदमी का नाम था पंडित नैन सिंह रावत। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपकी दोस्त कविता और आज मैं लेकर आ रही हूं आप सबके लिए जोहार की बर्फीली घाटी के बालक की कहानी। कुमाऊं के जोहार क्षेत्र में पिथौरागढ़ जिले की गोरी गंगा घाटी में एक बसा बसाया गांव था मिलम। चारों तरफ बर्फ से ढके शिखर, ऊंची खामोश चोटियां, याकों की घंटियों की धीमी सी आवाज और दूर कहीं से आती तिब्बत घंटियों की धुन। यही वह दुनिया थी जहां लगभग 1830 के आसपास एक बालक ने जन्म लिया, नैन सिंह। उसका समुदाय था शौका जोहारी व्यापारी समुदाय। वे लोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी भारत से तिब्बत तक व्यापार किया करते थे, उनके लिए हिमालय कोई दीवार नहीं बल्कि रोज का रास्ता था। पर नैन सिंह का जीवन सरल नहीं था। उसके पिता अमर सिंह ने एक ऐसा साहसिक पर सामाजिक दृष्टि से अक्षम्य कदम उठा लिया था जिसने पूरे परिवार को समाज से काट दिया। अमर सिंह पहले से विवाहित थे, पर उन्हें दूसरी बार प्रेम हो गया, वह भी एक ऐसी स्त्री से जो पहले से शादीशुदा थी। उसे वे अपने घर ले आए। उस समय बहु विवाह असामान्य नहीं था, पर किसी दूसरे पुरुष की पत्नी को अपने साथ ले आना समाज की दृष्टि में बड़ा अपराध था। परिवार ने विद्रोह कर दिया। भाइयों ने अमर सिंह और उसके परिवार को सारी चल अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया। समाज ने उन्हें गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अमर सिंह दोनों स्त्रियों के साथ मिलम से नीचे गोरी नदी पार कर एक दूसरे गांव में जा बसे। मुफलिसी, बहिष्कार और बेइज्जती उनका रोज का सच बन गया। अमर सिंह ने न्याय के लिए उस समय के प्रसिद्ध कमिश्नर जॉर्ज विलियम ट्रेल के दरबार में याचिका भी डाली कि उन्हें पुश्तैनी संपत्ति में हिस्सा मिले, पर फैसला उनके खिलाफ आया। यह आघात उनकी दोनों पत्नियों के लिए असहनीय साबित हुआ। लोक कथाओं व शोधों में आता है कि दोनों स्त्रियों ने एक ही दिन गोरी नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। अमर सिंह टूटा पर बिखरा नहीं। कुछ समय बाद उन्होंने पुनः जीवन संभालने की कोशिश की और जसोली नाम की एक कुमाऊनी राजपूत लड़की से विवाह किया। यहीं से नैन सिंह और उनके 3 भाई बहनों का जन्म हुआ। पर नियति को शायद यह मंजूर नहीं था कि यह बच्चा आसान जीवन देखे। जब नैन सिंह लगभग 8 वर्ष के थे, उनकी मां का देहांत हो गया और 18 वर्ष से पहले ही उनके पिता भी संसार छोड़ गए। अब वे और उनके भाई अनाथ, बेघर और समाज की नजरों में आज भी वह बहिष्कृत परिवार थे। वे अपने मूल गांव मिलम लौट तो आए, पर न घर, न जमीन, न पुश्तैनी व्यापार में हिस्सा। चारों ओर केवल बर्फ, अभाव और तिरस्कार। समय बीता, नैन सिंह युवा हुए। गरीबी, सौतेली मां के साथ तनाव और भविष्य की अनिश्चितता सब मिलकर दिल पर बोझ बनते गए। एक दिन सौतेली मां से किसी बात पर तीखी कहासुनी हो गई। उस छोटे से घर में जहां पहले ही तिरस्कार भरा था, अब उसके लिए कोई जगह न बची। लगभग 21 वर्ष की आयु में एक सुबह उसने चुपचाप अपना छोटा सा सामान बांधा, कुछ सूखी रोटियां रखी, पहाड़ों की तरफ आखिरी नजर डाली और घर छोड़ दिया। मिलम से मुंशारी, वहां से कालामुड़ी के ऊंचे देवदारों से ढके दर्रे, फिर आगे पथरीली पगडंडियों से होता हुआ गढ़वाल की ओर और अंततः बद्रीनाथ और सीमा के आखिरी गांव माणा तक। यह उसकी पैदल यात्रा थी। माणा गांव में कुमाऊं के लोगों के रिश्ते नाते थे। वहां के एक परिचित ने
उसे अपने घर में रहने की जगह दे दी। धीरे धीरे इस अजनबी गांव में वह अपनापन महसूस करने लगा। यही उसकी शादी भी हुई, एक नन्ही सी बालिका कुंती से, जो उम्र में उससे लगभग आधी थी। पहाड़ के समाज में उस समय यह सामान्य था। वह घर जमाई बन गया। 3 साल तक उसने माणा में अपेक्षाकृत सुकून भरा जीवन जिया। न बर्फ में भटकना, न तिरस्कार की नजरें, न रोज की भूख भूख की चिंता। पर पहाड़ का आदमी पहाड़ से भागकर कितने दिन चैन से बैठता। कुछ साल बाद उसने ठान लिया, अब मुझे अपने घर लौटना है, अपने गांव, अपनी धरती पर कुछ कर दिखाना है। वह अपनी छोटी सी पत्नी के साथ लेकर मिलम लौट आया। मिलम लौटकर उसने सोचा, हमारा समाज तो पीढ़ियों से तिब्बत तक व्यापार करता आया है, मैं भी क्यों न व्यापारी बनूं। उसने अपने चचेरे भाई से कुछ पैसे उधार लिए। योजना यह थी कि वह जानवर, भेड़, बकरी, घोड़े आदि खरीदेगा और हिमाचल व तिब्बत के बाजारों में बेचकर लाभ कमाएगा। कुमाऊं से निकलकर गोरी, सरयू, काली, कोसी जैसी नदियों को पार करता हुआ हिमाचल और फिर तिब्बत की ओर यात्रा तो उसने पूरी की, सौदे भी किए, जानवरों के झुंड भी तैयार हुए। पर वापसी में एक रहस्यमयी बीमारी ने उसके अधिकांश जानवर मार डाले। पैसा डूब गया, मेहनत बेकार गई और वह बुरी तरह कर्ज में डूब गया। पर यही वो मोड़ था जहां से उसके जीवन की सबसे अद्भुत कहानी शुरू होनी थी। इन्हीं दिनों खबर आई कि कुछ जर्मन वैज्ञानिक हिमालय के द्वारा लद्दाख और तुर्किस्तान की ओर सर्वेक्षण के लिए जा रहे हैं। इतिहास में ये भाई बाद में श्लेंगिट-वाइट ब्रदर्स के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्हें ऐसे सहायकों की जरूरत थी जो पहाड़ों के रास्ते जानते हों, भाषा समझते हों और कदमों की दूरी नाप सकते हों। नैनसिंग के चचेरे भाई मानसिंह को तो पहले ही उनके साथ जाने के लिए चुन लिया गया था। नैनसिंग ने सुना तो मन में आशा जगी, यदि मैं भी उनके साथ चला जाऊं तो बिना पूंजी लगाए कमा भी सकूंगा और कुछ नया सीख भी लूंगा। वे मानसिंह के पास पहुंचे। भाई, मुझे भी अपने साथ ले चलो। पर मानसिंह ने साफ इनकार कर दिया। वह स्वयं पहले से सर्वे के कुछ कामों से जुड़ा था और शायद उसे लग रहा था कि यह सम्मान केवल उसी का होना चाहिए। नैनसिंह की डायरी में दर्ज भावों के अनुसार उसे लगा कि जैसे उसके नसीब पर तलवार चल गई हो। वह रो पड़ा और अपने ही रिश्तेदारों के बीच खुद को पराया महसूस करने लगा। इसी बीच उनके परिवार के एक बड़े सदस्य, बड़ा मानी फतेह सिंह का बेटा, जिसे समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त थी, आगे आए। उन्होंने मानसिंह से कहा, नेड़ों को साथ ले जाओ, अपना अपना ही होता है, पराया कभी अपना नहीं होता। परिवार के दबाव में मानसिंह ने अनमने मन से हामी भर दी। देहरादून और फिर शिमला पहुंचने तक की इस यात्रा में मानसिंह ने नैनसिंह के साथ वैसा व्यवहार किया जैसे वह कोई नौकर हो, चचेरा भाई नहीं। सारा सामान उसी के कंधों पर, हर पड़ाव पर पैर दबवाना, कपड़े धुलवाना, छोटे बड़े काम उसी से करवाना। एक दिन तो उसने हद ही कर दी। उसका व्रत था, वह चल नहीं पा रहा था। उसने कहा, मेरे बदले तू व्रत रख ले ताकि मैं खाना खा सकूं। नैनसिंह ने भाई के प्रति सम्मान और सेवा भाव के कारण यह भी कर लिया। पर इन्हीं अपमान भरे दिनों में चलते चलते, ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर गिरते उठते, नदी नालों को पार करते हुए उसके अंदर एक अजीब सा संकल्प जन्म ले रहा था। मैं छोटा हूं, गरीब हूं, पर कमजोर नहीं हूं। जो वह कर सकता है मैं उससे बेहतर सीखूंगा। 40 दिन की पैदल यात्रा के बाद ये लोग अंततः शिमला पहुंचे, जहां जर्मन वैज्ञानिकों से मुलाकात होनी थी। शिमला में श्लेंगिट-वाइट भाइयों के साथ काम शुरू हुआ। यहीं से नैनसिंह की असाधारण प्रतिभा सामने आने लगी। उसने कंपास चलाना सीखा, बैरोमीटर से ऊंचाई नापना सीखा, नक्शों पर नजर डालना और भू आकृतियों को समझना सीखा। तिब्बती भाषा, जो वह पहले से थोड़ा जानता था, और धारदार हो गई। अद्भुत बात यह थी कि जो कुछ अन्य सहायकों को महीनों में समझ आता था, वह नैनसिंह
कुछ ही दिनों में समझकर अभ्यास कर लेता था। इन जर्मन वैज्ञानिकों को वह इतना भा गया कि उन्होंने उसे एक बड़ा प्रस्ताव दिया। तुम हमारे साथ 3 साल के लिए इंग्लैंड चलो। हर महीने तुम्हें अच्छा खासा वेतन मिलेगा और तुम्हारे परिवार के गुजारे के लिए 1000 रुपए अग्रिम भी दिए जाएंगे। उस समय पहाड़ के किसी गरीब युवक के लिए 1000 रुपए सोने की खान से कम न थे, पर यह प्रस्ताव जितना आकर्षक था उतना ही खतरनाक भी। उसी समय पहाड़ के समाज में यह धारणा प्रबल थी कि 7 समंदर पार जाना मतलब धर्म और जाति से बहिष्कार। नैन्सी के पिता के जीवन में समाज द्वारा बहिष्कार का जो कड़वा अनुभव हो चुका था, वही भय उसके मन में फिर जागा। उसने यह बात अपने भाई मानसिंह को बताई। उम्मीद थी कि वह खुश होगा, उसे प्रेरित करेगा, पर मानसिंह तो यह सुनकर चल उठा। इंग्लैंड तू जाएगा? मैंने इतने साल काम किया और यह मौका तुझे मिल रहा है। अगर तू समंदर पार गया तो हमारे लिए उसी दिन मर जाएगा। हम तेरा नाम तक नहीं लेंगे। नैन्सी के पास 2 रास्ते थे। एक तरफ था ज्ञान, नया संसार, बड़ी सुविधा। दूसरी तरफ था अपना समाज, अपनी जड़ें, अपना आत्मसम्मान। उसने रात भर सोचा। दिमाग ने इंग्लैंड कहा, दिल ने जोहार। सुबह चुपचाप वह जर्मन वैज्ञानिकों के लिए एक क्षमा याचना पत्र लिखकर छोड़ गया और रातों रात उस जगह से दूर निकल गया जहां से जर्मन दल आगे जाने वाला था। वह कई हफ्तों तक एक छोटे से स्थान पर रुका। भाई के निर्णय बदलने का इंतजार करता रहा, पर कुछ नहीं बदला। पैसा धीरे धीरे खत्म हो गया। यह उसकी तीसरी यात्रा थी जिसने उसके हालात तो नहीं सुधारे, पर उसके भीतर एक अदृश्य खजाना जमा कर दिया। सर्वेक्षण की गहरी समझ, उपकरणों की पहचान और कठिन यात्रा की आदत। यही अनुभव आगे चलकर उसे आम नैन्सी से द ग्रेट पंडित बनाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको पंडित नैन्सी रावत की साहसिक कहानी? तो इसके अगले भाग के लिए इंतजार कीजिए। तब तक के लिए अलविदा।